हेलो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है क्लास 12th में चैप्टर 4th मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रखा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ एक बार करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हुए हैं उसको आप प्लीज़ वॉच करें, आपको मज़ा आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, आज ये न्यू चैप्टर है आपके लिए। मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहा हूँ। तो आज हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे। बहुत छोटा ये लेक्चर होगा मेरा। इसके बाद हम जो इसके बाद के टॉपिक्स होंगे उसको न्यूमेरिकल के साथ हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज का टॉपिक ओनली आपके लिए इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, मैं आपसे एक क्वेश्चन ये कर रहा हूँ, आपने इसके पहले चैप्टर फर्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये क्रिएट करूँ कि एक चार्ज है और अगर ये चार्ज रेस्ट में है, मीन्स इसके पास वेलोसिटी अगर 0 है, उस केस में ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, या फिर दोनों, या फिर कुछ भी नहीं? तो आई थिंक मैक्सिमम बच्चों का आंसर ये होगा कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो एक बात तो कन्फर्म है, मैंने चैप्टर फर्स्ट में ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है कि अगर कोई रेस्ट चार्ज है तो उस केस में ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये बात तो कन्फर्म है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड यहाँ पे होगा, जब हम इस चार्ज से दूर जाएंगे उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटेगा। ये भी आपको बताया गया है कि जब R की वैल्यू बढ़ाएंगे तो उस केस में क्या होगा? उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान डिक्रीज करेगा। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, चैप्टर फर्स्ट का है। इसलिए हम कहते हैं कि चैप्टर फर्स्ट फुल्ली टाइम इंडिपेंडेंट है। ये पूरा का पूरा टाइम इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे हम टाइम की बात ही नहीं करते हैं, ये टाइम इंडिपेंडेंट है ये। अब अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है, आपने इसके बाद कैपेसिटर पढ़ा, वहाँ पे भी चार्ज रेस्ट में था। उसके बाद आपने पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने क्या देखा कि जो भी हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं कंडक्टर को, वो कांस्टेंट करंट है, दैट इज कॉल्ड स्टेडी करंट। कहने का मतलब आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये देखा कि डियर स्टूडेंट, अगर ये चार्ज Q है तो ये चार्ज के पास वेलोसिटी है, इसके पास V है, बट ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। V की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट आपने सपोज किया हुआ है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तो उस केस में क्या होता है? तो आप कहेंगे करंट फ्लो करता है, या आप कह सकते हैं दिस इज, यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा उसको हम बोलेंगे स्टेडी करंट। स्टेडी करंट। और आपने देखा कि जब किसी कंडक्टर में स्टेडी करंट फ्लो करता है तो वहाँ पे क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो होता है तो उस केस में क्या क्या होता है, ये सब आपने स्टडी किया हुआ है। अब अगर हम आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी डियर स्टूडेंट, तो आपका आंसर होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी। कहने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, ई चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप कहेंगे ये कैसे होगा, हाउ इट इज पॉसिबल, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कैसे चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में? तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले चार्ज यहाँ पे था, अब इसके बाद चार्ज ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो उस केस में क्या होगा? R की वैल्यू भी यहाँ पे चेंज होगी। तो कहने का मतलब इस चार्ज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन अगर हम आपसे क्वेश्चन ये करें, अगर मैंने सपोज किया
कि एक बैटरी है, इस तरीके से एक बैटरी है, ओके, आपने इस बैटरी से एक कंडक्टिंग वायर को अटैच कर दिया। ये कंडक्टिंग वायर यहाँ से अटैच्ड है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो डियर स्टूडेंट क्या होगा? सिंपल सी बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से निकलेंगे, प्लस से एंटर करेंगे। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। अगर ये वायर AB है, इस AB के क्रॉस करंट फ्लो करेगा। अगर मैंने एज्यूम किया दिस इज स्टडी करंट अगर ये फ्लो कर रहा है, तब उस केस में ये वायर अपने नेबरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी। इसका मतलब इस केस में आप कह सकते हैं कि अगर कोई चार्ज कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है या कहीं पर अगर स्टडी करंट फ्लो कर रहा है, दोनों का मतलब एक ही है, तो उस केस में क्या करेगा? ये प्रोड्यूस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। कांस्टेंट आप यूनिफॉर्म कह सकते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसा होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन फिर से क्रिएट हुआ होगा कि सर जैसे ये चार्ज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इसका मतलब ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें स्टडी करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट कैरिंग वायर दिस इज आल्सो बिहेव एज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज आल्सो बिहेव एज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल एक मैग्नेट के तरीके से बिहेव करेगा, ये बिल्कुल एक सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे आपने क्लास 9th या 10th में पढ़ा होगा, अगर आपके पास एक मैग्नेट है, इसके दो पोल है नॉर्थ और साउथ, तो उस केस में इस मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, जब डिस्टेंस हम बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटता है। सेम वैसे भी ये वायर एक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, अब यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन क्रिएट हुआ होगा कि सर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड का रीजन कहाँ तक होगा? तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे कंसेप्ट क्या है? अगर आपके पास एक कंपास निडल है, ओके, तो हम कंपास निडल से ये पता लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक होगा। अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किस तरीके से वैरी कर रही है, ये सब हम एक कंपास निडल की हेल्प से बता सकते हैं। और ये काम ओरेस्टेड ने किया। किसने किया? ओरेस्टेड वाज साइंटिस्ट। उन्होंने क्या किया मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ध्यान दो डियर स्टूडेंट, हमको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, ओरेस्टेड ने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, उसके बाद बाकी लोगों ने अपने अपने कंसेप्ट बताए, जैसे बायोसेवर्ट हो गए, एम्पियर्स, ये सब ओरेस्टेड के बाद। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट बहुत ही बेसिक है, पूरा एक्सपेरिमेंट है, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले
ओरस्टेड ने सपोज किया एक वायर, स्ट्रेट वायर, ये कुछ इस तरीके से स्ट्रेट वायर है, दिस इज द स्ट्रेट वायर, ये स्ट्रेट वायर ए बी एज्यूम किया, ओके। इसके बाद हम सपोज करेंगे एक बैटरी है, इस बैटरी का दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल, इस तरीके से कनेक्ट है। और यहाँ पे एक की सपोज करते हैं, दिस इज द की, एक की सपोज कर लिया। अब जब की को क्लोज करेंगे उस केस में करंट ए से बी की तरफ फ्लो करेगा, ये आई करंट एज्यूम कर लिया फ्लो कर रहा है। डियर स्टूडेंट मेरी बात को ध्यान समझने का प्रयास करो, प्योर कंसेप्चुअल है, समझ में आ जाएगा। अब एज्यूम कर रहा हूँ कि इधर डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन ये नॉर्थ है, दिस इज द साउथ, इधर मैं ईस्ट सपोज कर ले रहा हूँ, इधर वेस्ट सपोज कर ले रहा हूँ, ये प्लस है ये माइनस है, तो बैटरी से करंट इधर से फ्लो करेगा। सबसे पहले एक कंपास निडल को हम सपोज करेंगे, इस तरीके से ये कंपास है, और आपको पता है कि कंपास में जो निडल होता है वो इस तरीके से होता है। अगर ये कंपास है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये एज्यूम किया, दिस इज द कंपास, इस तरीके से ऐसे। अब ये कंपास, जैसे ये कंपास को आप सपोज करेंगे, उसमें जो अगर मैंने सपोज किया दिस इज साउथ पोर्शन, दिस इज नॉर्थ, तो इस तरीके से हमेशा स्टैंड करेगा ये। अब क्यों ऐसा स्टैंड करेगा, क्वेश्चन एक क्रिएट होता है कि हमेशा कंपास निडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों स्टे करता है, उसका एक ही डायरेक्शन हमेशा क्यों होता है। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर ये है कि अर्थ इज आल्सो बिहेव एज ए मैग्नेट। अर्थ के पास दो पोल होते हैं, जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ। अर्थ मैग्नेटिज्म इसके आगे वाले चैप्टर में है, आपको वहाँ पे डिटेल में सब कुछ बताया जाएगा। बट यहाँ पे आप इतना जानो कि अगर अर्थ है तो अर्थ इज आल्सो बिहेव एज ए मैग्नेट। अर्थ के पास दो पोल है, नॉर्थ एंड साउथ। अगर नॉर्थ पोल इधर है, इसका मतलब अर्थ का साउथ पोल नॉर्थ के पास में होगा, इसलिए नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की वजह से यहाँ पे इस तरीके से स्टे हुआ है। अब इसका मतलब अगर साउथ यहाँ पे है तो अर्थ का नॉर्थ पोल यहाँ पे होगा, अर्थ का नॉर्थ पोल यहाँ पे होगा। तो हमेशा डियर स्टूडेंट जियोग्राफिक नॉर्थ के पास हमेशा कंपास का साउथ पोल होता है, और जियोग्राफिक साउथ के पास हमेशा कंपास का नॉर्थ पोल होता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगर आप इस कंपास को उठा करके यहाँ पे रखो, इस वायर के जिस टॉप पे अगर आप रखो, अगर आप इस वायर के टॉप पे रखो तो क्या होगा, सोच के बताओ। मैं सपोज कर रहा हूँ कि ओपन है, मतलब इस वायर में कोई करंट नहीं है, तो सिंपल सी बात है यहाँ जो डिफ्लेक्शन होगा कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे रहेगा ये वायर, इस तरीके से रहेगा। कहने का मतलब एकदम बिल्कुल जो इसका ये इसका जो कांटा है, इसका जो एरो है एकदम स्ट्रेट रहेगा बिल्कुल। ये अगर मैं सपोज करूं कि यहाँ पे ये डायरेक्शन इसका नॉर्थ है तो ये साउथ रहेगा, इस तरीके से स्ट्रेट रहेगा ये। लेकिन जैसे आप इस की को क्लोज करेंगे वैसे क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट आप क्या सपोज करेंगे, व्हेन की इज ओपन, व्हेन की इज ओपन, उस केस में क्या देखा, देन नो डिफ्लेक्शन, then no deflection occurs in magnetic needle, कोई भी डिफ्लेक्शन इसमें नहीं हुआ। बिल्कुल ये वाली सिचुएशन है, एकदम कंसंट्रेशन बनाओ। और आप लोग बीच बीच में यूट्यूब पे चले जाते हो वहाँ पे वीडियो देखने के लिए, तो बेटा आप इस सब चीज़ों से बचो, आप कंसेप्ट पे ध्यान दो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, ध्यान दो। अब इसके बाद जैसे आपने इसको की को ओपन किया, मज़ेदार चीज़ यहाँ पे आने वाली है। जैसे आपने इसको की को क्लोज किया तो ये देखा गया कि जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन
इसमें डिफ्लेक्शन क्रिएट हुआ, ये कांटा किधर मूव कर गया, तो आंसर टूवर्ड ईस्ट। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे सपोज करें तो ये इस तरीके से मूव कर गया, जब यहाँ पे रखा गया तो इसमें डिफ्लेक्शन इस तरीके से ऐसे हुआ। अगेन मैंने अदर प्लेस पे रखा, यहाँ पे जब रखा तो डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से हुआ ऐसे, फिर जब यहाँ पे रखा तो डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से हुआ। अब पोजीशन हम चेंज करते जाएंगे उसका, तो डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से हुआ, फिर यहाँ पे डिफ्लेक्शन इस तरीके से, फिर यहाँ पे डिफ्लेक्शन इस तरीके से। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डिफ्लेक्शन है ये टाइम के रिस्पेक्ट में हर जगह इसके चारों तरफ चेंज हो रहा है। अगर हम इन सारे डिफ्लेक्शन को, यहाँ जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर हम इन सारे डिफ्लेक्शन को यहाँ पे अगर हम इंडिकेट करें इस तरीके से, तो आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पे एक शेप यहाँ पे बन रहा है, दिस इज सर्कुलर शेप, दैट शेप इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यही है मैग्नेटिक फील्ड, यही है मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलर जो ये शेप है मैग्नेटिक फील्ड है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन अगर आपसे पूछें तो आप कहेंगे डायरेक्शन इसका यूं है, दिस इज इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन ये है, सबसे पहले मैंने सपोज किया था कि 1 एम्पियर करंट इस वायर में फ्लो कर रहा था, आपने यहाँ पे डिफ्लेक्शन को काउंट कर लिया। जैसे मैंने यहाँ पे 2 एम्पियर किया, मैंने मैग्नीट्यूड और बढ़ा दिया करंट का, तो ये देखा गया कि जो डिफ्लेक्शन है वो पहले से ज़्यादा हो गया है। मतलब अगर पहले डिफ्लेक्शन इतना था तो 2 एम्पियर वाले केस में डिफ्लेक्शन और ज़्यादा हो गया, पहले से ज़्यादा हो गया। पहले इतना था, अब डिफ्लेक्शन उससे ज़्यादा हो गया है। तो कहने का मतलब यहाँ से एक बात कन्फर्म हो गया, when current increases, then deflection in magnetic needle will be increases, या is going to be increases, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड पॉइंट आपने नोट कर लिया। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट की मैं बात करता हूँ। अगर आप कुछ ऐसा करें कि इस बैटरी की पोलैरिटी आपने चेंज कर दिया, मतलब अब यहाँ पे आपने माइनस सपोज किया और यहाँ पे प्लस, कहने का मतलब अब यहाँ पे जो वायर में करंट फ्लो करेगा वो इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करेगा। अब यहाँ पे जब आप वही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे तो उस केस में डिफ्लेक्शन साउथ की तरफ शिफ्ट होगा, वेस्ट की तरफ शिफ्ट होगा और आपको इस तरीके से मिलेगा। इसका मतलब पहले यहाँ पे करंट था क्लॉकवाइज, अब यहाँ पे करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल। अब यहाँ पे करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से करंट होगा। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद इस कंसेप्ट को बिल्कुल हम एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आप स्विंग करते होंगे, आप तैरते होंगे, तो जब आप स्विंग करते हैं उस केस में क्या होता है, आप पूरे पैर हाथ को फैलाते हैं, उसके बाद हल्का सा अपने सर को ऐसे बेंड करते हैं करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में आप हल्का सा बेंड करते हैं, फिर इसके बाद आप आगे की तरफ मूव करते हैं। तो अगर हम ये सपोज करें कि कोई इंसान यहाँ पे स्विंग कर रहा है, तो उस केस में अगर उसका डायरेक्शन बिल्कुल करंट की डायरेक्शन में है, उसके लेग्स यहाँ पे हैं और हेड यहाँ पे है, इस तरीके से ये तैराक लगा रहा है, तो उसका जो हेड का जो मोमेंट होगा, दैट मोमेंट इज कॉल्ड मोमेंट जस्ट लाइक अकर्स इन कंपास निडल। मतलब जो डिफ्लेक्शन यहाँ पे निडल में हो रहा था वही डिफ्लेक्शन उसके हेड का भी होगा। इसको हम बोलते हैं एम्पियर स्विंग रूल। तो वहाँ से भी आप डायरेक्शन को डिसाइड कर सकते हो। अब इसके बाद आपने क्या देखा डियर स्टूडेंट, व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज। थर्ड वाले में क्या देखा, व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज then deflection
in magnetic needle is going to be changed. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एन एरिया अराउंड एनी सोर्स मैग्नेट, दिस इज सोर्स मैग्नेट, करंट करेंट वायर बिहेव एज सोर्स मैग्नेट, एन एरिया अराउंड एनी सोर्स मैग्नेट when a compass needle placed near it, क्या बोल रहा हूं, an area around any source magnet, any source of magnet experience magnetic force या experience deflection in compass needle when placed near it is called मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब कि ऐसा एरिया इसके चारों तरफ जहाँ पे हम निडल को रखें उसमें डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाए, जितने एरिया में डिफ्लेक्शन होगा दैट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग वायर। ये कंसेप्ट है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई एक वायर इस तरीके से है, सिंपल सा वायर है, ये एक वायर है, इस वायर में करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ऊपर की तरफ करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ये इसका मतलब साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में है। तो अगर आपसे पूछें कि मैग्नेटिक फील्ड इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, तो अभी मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक और तरीका है राइट हैंड स्क्रू रूल। हम ये कह सकते हैं राइट हैंड, बड़ा सिंपल रूल है ये, स्क्रू रूल। आप इसको समझ लो, क्वेश्चन करने में आपको बड़ी आसानी होगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक स्क्रू ओपन करना है, नट आप ओपन करते हो ना स्क्रू, तो आप पेचकस लेंगे, उस पेचकस से जब भी आपको स्क्रू को ओपन करना होगा तो आप क्या करेंगे, स्क्रू को घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे स्क्रू को तो उस केस में स्क्रू ऊपर की तरफ आएगा, मतलब वो जिसमें एडजस्ट है उससे बाहर की तरफ निकलेगा। लेकिन जब आप उसी पेचकस को जब आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो उस केस में स्क्रू नीचे की तरफ जाएगा। इसका मतलब एक बात कन्फर्म है, जब स्क्रू नीचे की तरफ जाएगा, अगर मैं ये सपोज करता हूँ कि ये स्क्रू ऊपर की तरफ जा रहा है, स्क्रू ऊपर तरफ जाने का मतलब आप क्या कर रहे हो, आप उस पेचकस को कैसे घुमाओगे, तो आंसर है पेचकस को घुमाना पड़ेगा आपको एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो उस केस में वो नीचे की तरफ जाएगा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ऊपर तरफ। इसका मतलब यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे फ्लो करेगा। अब आप समझ गए होंगे, मतलब जो आपके घुमाने का जो रोटेशन है दैट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसी को हम कहते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। अब मैं ये सपोज एक मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जैसे ये एक वायर में सपोज कर रहा हूँ, दिस इज द वायर, एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ। अब आपको ऐसे करना है, ऐसे पकड़ लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पे जो आपका थंब होगा दैट थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आपका जो कर्लिंग इफेक्ट है, ये जो कर्लिंग है, जो ये फिंगर का जो कर्लिंग है दैट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम यहाँ पे ऐसे करें तो ये हो गया, यहाँ पे ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो ये होगा मतलब ये अंदर की तरफ जा रहा है, इस तरीके से ऐसे घूमेगा, ऐसे अंदर की तरफ होगा, फिर यहाँ से बाहर की तरफ निकलेगा। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पे अंदर की तरफ इसको आप पुश कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे क्रॉस, इधर हमेशा क्रॉस होगा। अब इसके बाद ऐसे इसको अंदर लेके जाएंगे, फिर इसको ऐसे बाहर निकालना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पे बाहर आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे डॉट। इसका एक और सिंपल तरीका है समझने का,
जैसे अगर आप इस पेन को ऐसे यूज करो तो इस पेन में क्या है, ये मैं सपोज कर रहा हूँ, इधर से इंक निकलता है, ये डायरेक्शन है, ये मैं मानता हूँ ये डायरेक्शन है। अगर आपने इसको ऐसे रखा तो यहाँ पे अब आपको क्रॉस वाला पोर्शन दिख रहा है। अगर आपको क्रॉस वाला पोर्शन दिख रहा है इसका मतलब कि ये यहाँ पे जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ये अंदर की तरफ है, इसलिए आपको यहाँ पे क्रॉस पोर्शन दिख रहा है। तो जो पोर्शन आपको दिखे वही डायरेक्शन आप मान लो मैग्नेटिक फील्ड का। ये क्रॉस दिख रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, और क्रॉस में हमेशा प्लेन ऑफ पेपर के अंदर होना चाहिए। दूसरी बात, डार्ट का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे आपको डार्ट दिख रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा तो उस केस में हम डार्ट सिंबल सपोज करेंगे, और जब अंदर की तरफ होगा तो क्रॉस सिंबल सपोज करेंगे। किसके? प्लेन ऑफ पेपर के, याद रखना है। वैसे यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है ये देखो अंदर की तरफ जा रहा है, ये जो रोटेशन इसका अंदर की तरफ है, इसका मतलब यहाँ पे क्रॉस है, और ये बाहर की तरफ है तो इसको हम बोलेंगे डॉट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और इसका पाम रूल भी है, अगर आप इसको ऐसे लगाएंगे, जो हथेली का जो यहाँ पे ये धक्का होगा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तब यहाँ पे धक्का अंदर की तरफ लग रहा है तो ये क्रॉस, अब यहाँ पे धक्का बाहर की तरफ लग रहा है तो डॉट। आप ऐसे भी कर सकते हो, बट मुझे सबसे बेटर ये लगता है, ये वाला रूल। इसमें बिल्कुल एक ही रूल से आप सारे क्वेश्चन को फटाफट लगा सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल हो फटाफट हम लगा ले जाएंगे। आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद बायोट एंड सेवर्ट आते हैं, और बायोट एंड सेवर्ट ने ये बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रहा है इसके चारों तरफ, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। ओके, तो आगे हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ हम क्वेश्चन भी करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग खुश रहिए, बिल्कुल एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।